26 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी से हम यहाँ पे कैसे पहुंचे, 31 दिसंबर 1600 से लेके 26 जनवरी 1950 तक हम पहुंचे कैसे, जिसके बारे में थोड़ी सी आपको तफसील में उम्मीद है ये तफसील इस तरह है जो हमारी नस्लें जो यूथ उनके एग्जामिनेशन में भी काम आएगी और आपकी नस्लों को मालूम होगा कि आखिर हमारी आज़ादी का जो है जो जश्न है जो हम एक कहते हैं आपकी वजह क्या है। हमने सुना है 15 अगस्त एंड 26 जनवरी, इसका बैकग्राउंड क्या है, यहाँ तक हम कैसे रीच हुए। आज़ादी मिली है लेकिन इस आज़ादी के पहले कितने कानून आए हैं, कितनी कुर्बानियां दी गई हैं, कितने लोग शहीद हुए हैं। हम इसके अगर बेसिक से वाकिफ होंगे तो हम इस कानूनी का हमें अंदाज होगा कि आज जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स है हम आखिर इक्वलिटी के किस रास्ते पर। हाँ, कहानी यहाँ से शुरू होती है 31 दिसंबर 1600 को हिंदुस्तान में एक ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा गया। 31 दिसंबर 1600 मीनिंग एक चार्टर तैयार किया गया और ये जो ब्रिटेन के जो सौदागर थे, जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने वहाँ की जो ब्रिटेन की जो उस वक्त की क्वीन थी या वहाँ का जो राजा था उससे इस बात की परमिशन ली कि हम हिंदुस्तान में ट्रेड करना चाहते हैं, मीन्स वो सामान यहाँ से खरीदेंगे और उसको बेचेंगे। ये जब आए हिंदुस्तान में एज ए ट्रेडर की तरह, व्यापार की तरह, जैसे आज हमारे हिंदुस्तान में बहुत सी फॉरेन कंपनीज है, वो किस लिए आती है यहाँ पे, व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक ट्रेडर कंपनी, यानी कोई मैन्युफैक्चर नहीं करती थी बल्कि इंडिया से चीजों को खरीदती थी और इसे ब्रिटेन में क्या है वापस भेज दी। ये स्पेशल परमिशन जो है ब्रिटेन के किंग ने दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को कि आप हिंदुस्तान जाएंगे और हिंदुस्तान जाने पे वहां पे आप क्या करेंगे, ट्रेड। अब ये जो ट्रेड शुरू हुआ, ये बात कहाँ तक पहुंची, 1773 तक ये ट्रेड चलता रहा ईस्ट इंडिया कंपनी में। क्योंकि हम जानते हैं अगर हिंदुस्तान का इतिहास देखा जाए तो हिंदुस्तान दो सर्कमस्टेंसेस से गुजरा है। नंबर एक सर्कमस्टेंसेस है जो 1723 से लेके 1857, इस बीच जो हिंदुस्तान पे जो राज क्या करता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती। बात को समझिए, 1600 से जो ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए ट्रेडर की तरह आएगी, 1723 से तो उसने अपना जो एक जो रूल करना शुरू किया वो 1857 तक ये रूल होता रहा। लेकिन जब देखा कंपनी की कंडीशन इतनी खराब है, इतने हालात खराब हैं, तो क्या हुआ, कंपनी के हाथ से ब्रिटेन ने जो है उसके पूरे पावर को छीन लिया और कहा अब हिंदुस्तान में डायरेक्ट जो है ब्रिटेन का डायरेक्ट रूल होगा। यानी 1857 से पहले जो हिंदुस्तान पे जो रूल जो कंपनी करती थी उस कंपनी से पावर जो है छीन लिया गया और डायरेक्ट ब्रिटेन ने कहा हिंदुस्तान की हुकूमत हम करेंगे। ये सिलसिला चलता रहा 1947 तक, 1947 तक ये सिलसिला चलता रहा। अब आइए जो है ये 26 जनवरी 1950 का क्या मसला है इसको हम समझने की कोशिश करें। हमें मालूम है हिंदुस्तान में हुकूमत करने के लिए ब्रिटेन पार्लियामेंट ने बहुत से कानून नाफिज किए, जिसमें से पहला कानून जो नाफिज होता है जो मेन है वो कहलाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 में कानून जो है पास किया गया। उस कानून के जरिए हिंदुस्तान में हुकूमत करने की कुछ शराइत जो है कंपनी पे थोपी गई और कंपनी को भी कंट्रोल किया गया। उसके अलावा ईस्ट इंडिया एक्ट जो आया, उसके अलावा फिर जो है इंडियन चार्टर एक्ट आए, चार्टर एक्ट के बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आए। इसी एक्ट के दौरान एक 1919 में एक्ट पास किया गया, 1919 में, जो कि हमारा 26 जनवरी की क्या डालता है, ये बुनियाद डालता है। 1919 में क्या गया, कानून बनाया गया और उस कानून को इवोल्यूशन करने की, उसकी समीक्षा करने के लिए, उसका जायजा लेने के लिए हिंदुस्तान में साइमन कमीशन को भेजा गया। तो 1928 में साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया। साइमन कमीशन का मकसद ये था, जो हमने हिंदुस्तान में जो हमारा जो कानून चल रहा है, जैसे आज हमारा कानून किसकी बुनियाद पे चलता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पे चलता है। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, तो उसके पहले हमारा जो कानून किस पे चलता था, देश किस पे चलता था, वो ब्रिटेन जो पार्लियामेंट जो कानून बनाती थी उस पे चलता था। 1919 में जो कानून बना था उस कानून सही है गलत है, उसमें क्या कमियां है, उसको देखने के लिए
1928 में साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन में जो है हिंदुस्तान जो साइमन कमीशन आया था, तो उस साइमन कमीशन में ये बात कही गई थी, क्योंकि इससे पहले जो है ये बात थी कि हम इस कानून का जायजा लेंगे। तो साइमन कमीशन में एक चीज थी, कोई भी उसमें जो है ऐसा प्रोविजन नहीं था जिससे हिंदुस्तानी खुश हो। तो आखिर क्या हुआ कि 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। नेहरू रिपोर्ट में ये बात की गई कि हम हिंदुस्तान को एक डोमिनेंट स्टेटस चाहते हैं। डोमिनेंट स्टेट का मतलब, डोमिनेंट स्टेटस का मतलब कुछ हमारी पावर हिंदुस्तान की खुद की होगी और कुछ पार्लियामेंट यानी ब्रिटेन की हुकूमत का कुछ होगा। लेकिन इसको जो है पूरी तरह से मंजूर नहीं किया गया। जब इसको मंजूर नहीं किया गया तो एक बात किया गया, उसी वक्त 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक लाहौर जो है सेशन हुआ। कहाँ का सेशन हुआ? लाहौर का। ये बहुत इंडियन हिस्ट्री में फेमस है। तो 1920 में लाहौर का सेशन हुआ, वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात का डिसाइड किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया कि अब हम हर साल यानी कि कमिंग जो 1930 है, 26 जनवरी को हम अपना एक ऑटोनमस जो है एक हम स्टेट डिक्लेयर करके हम ये आजादी का जश्न मनाएंगे। तो ये जो 26 जनवरी है इसका ताल्लुक कब से है? 1929 से, लाहौर अधिवेशन से, लाहौर स्टेशन से। लाहौर में डिसाइड किया गया, किसने डिसाइड किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया कि अब अगले साल से जब तक हमें आजादी नहीं मिलती, जब तक हमारा देश रिपब्लिक नहीं होता, डेमोक्रेटिक नहीं होता, तब तक हम हर 26 जनवरी को क्या है? जश्न मनाएंगे। तो पहला जश्न मनाया गया 26 जनवरी 1930। ठीक है, तो ये 26 जनवरी जो डेट चुनी गई है, ये 1929 जो लाहौर सेशन में डिसाइड किया गया उससे ये डेट चुनी गई। अब ये जो डेट है, अब सवाल इस बात का है, फिर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो है बनने का दिन 1946 से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने का दिन शुरू हुआ, तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है, जिसपे आज हिंदुस्तान का कानून नाफिज होता है, जिसके खुदे के हिंदुस्तान का कानून चलता है, वो 26 नवंबर 1949 में तैयार हो गया था। उस वक्त हिंदुस्तान के कुछ कानून यानी कुछ चीजें को लागू की गई थी। सभी को कुछ जैसे सिटीजनशिप है, फंडामेंटल राइट्स है, ये सब चीजें 26 नवंबर 1949 को क्या कर दी गई थी? लागू कर दी गई थी। लेकिन अब क्योंकि 1930 से 1930 से हम 26 जनवरी को ही अपना जो है डे मनाते थे, इसलिए कहा ये जो संविधान को जो पूरी तरह से लागू करेंगे, नहीं टोटली जो लागू करेंगे, कब से लागू करेंगे? 26 जनवरी 1950 से। तो ये बात आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई थी। ये 26 जनवरी को जो डेट ली गई, कहाँ से ली गई है? लाहौर सेशन से ली गई है। वो कब हुआ था? 1929 में हुआ था। किसने पास किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। तो ऐसा नहीं 26 जनवरी 1950 पहली बार मनाएगा, नहीं, ये तो 1930 से मनाया जा रहा था, सिर्फ डेट का इंतजार था जब कॉन्स्टिट्यूशन ने। अब यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करें कि जो ये हमारा रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक से मतलब क्या हुआ? रिपब्लिक से मतलब ये है ऐसी गवर्नमेंट जिसका चीफ जो है, जिसका चीफ पब्लिक जो है सेलेक्ट करती है। कौन करती है? पब्लिक सेलेक्ट करती है। आप देखिए हमारे देश में जो भी एक सिलेक्शन होता है उसे करने वाली कौन होती है? पब्लिक होती है। आज कोई है, अगर प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, एमएलए है, जो भी है आज गद्दी पे बैठे हैं, उनका सिलेक्शन पब्लिक ही करती है। हमारे देश के लिहाज में एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब पावर जो है हिंदुस्तान में जो भी पावर है, पहले क्या होता है? मोनार्ची होती थी, मोनार्ची जिसमें कि पावर किसके पास होती थी? बादशाह के पास, एक बादशाह जाता तो। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज पावर किसके पास है? पब्लिक के पास है। भले हम उसको महसूस नहीं करते, हम फील नहीं करते। क्यों नहीं फील करते? क्योंकि हमारे पास जो पावर है वो किसके थ्रू है? वोटिंग के थ्रू है। जो हम वोटिंग देते हैं वो किस लिए देते हैं? गवर्नमेंट बनाने के लिए। अगर हम वोटिंग, पब्लिक अपनी वोटिंग का सिलसिला चेंज कर दे तो गवर्नमेंट की क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो ये जाहिर होता है कि हम अपनी पावर को महसूस नहीं करते। जब तक इंसान अपनी पावर को महसूस नहीं करता तो उसका लुत्फ भी नहीं ले पाता। आज हम ऐसे ही है, आज हम वोटिंग के हम इम्पोर्टेंट को महसूस नहीं करते। इसलिए जो गवर्नमेंट का एक मजा हमें मिलना चाहिए, जो एक लुत्फ होना चाहिए कि वी आर दी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हम एक हैं जो गवर्नमेंट बनाने में हमारा हिस्सा है, वो हम नहीं जानते। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि ये 26 जनवरी से आप लोग बात समझ गए होंगे। 26 जनवरी को कहाँ से लिया गया? लाहौर सेशन से लिया गया। और हमारे रिपब्लिक का मतलब जहाँ का जो चीफ होता है, आज प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, वो हमारा जो है कौन है?
वो रिपब्लिक के थ्रू चुना हुआ है, वो अपनी मर्जी से नहीं आया है, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं है, ठीक है, वो एक चुना हुआ है। और इसी रिपब्लिक के लिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा तैयार होगा तो इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं, रिपब्लिक लिखा है, सोशलिस्ट लिखा है, सेकुलर लिखा है, डेमोक्रेटिक लिखा है। ये सब वर्ड ऐसे हैं जिसको हमें समझने की जरूरत है। सोशलिस्ट का मतलब यहाँ भी ये है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिखा है, सोशलिस्ट कहते हैं प्रेमका इसमें सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब हक जो सभी है सबको बराबर का हक दिया जाएगा, सबके साथ क्या है बराबर का सलूक किया जाएगा, कोई छोटे बड़े का नहीं करेगा। जो अमीर गरीब के बीच की जो खाई है, जो गैप, उसे क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। और पब्लिक के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, काम करेगी। डेमोक्रेटिक क्या है, जो भी पावर है वो किसके हाथों में है, पब्लिक के हाथों में। रिपब्लिक क्या है, रिपब्लिक का मतलब ये है कि जो भी हेड होगा, जो चीफ होगा, उसे कौन चुनेगी, पब्लिक। सेकुलर का मतलब देश का कोई धर्म नहीं है, हर इंसान को बराबर का हक है। देश ना किसी धर्म को सपोर्ट करेगी, ना ही किसी को क्या करेगी, डिप्रेस करेगी, दबाएगी। सबको अपना है प्यार है, अपने धर्म को मानेगी। चंद चीजें हैं, आपको मालूम होगा एक केस है जिसमें बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाजे कर दी कि हमारी जो है, जो पार्लियामेंट है, हमारी पार्लियामेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, उसके पास पावर है, लेकिन एक कंडीशन लगाई है। हमारे लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर, लेकिन ये 1973 का केस है, केशवानंद भारती केस है 1973 का। उसमें कुछ चीजें हैं, हम अपने जहन को बहुत क्लियर कर लें। उसमें ये बात है, नो डाउट पार्लियामेंट हैज पावर टू चेंज द होल आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। लेकिन आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसको हम नजरअंदाज करते हैं। अगर कोई चीज बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी चीज है, तो उसे पार्लियामेंट टच भी नहीं कर सकती, उसे पार्लियामेंट टच भी नहीं कर सकती। जिसमें से सेकुलर एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसे पार्लियामेंट टच नहीं कर, चाहे कि कल सेकुलर हटा दे, एक देश का धर्म बन जाए, ऐसा नहीं। हम व्हाट्सएप में बहुत सी चीजें सुनते हैं तो हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। आपको मालूम है एक चीज और, जब भी कोई लॉ बनाया जाता है, पार्लियामेंट जब कोई भी लॉ को पास करती है, दो कंडीशन उसमें होती है। कितनी कंडीशन होती है, दो कंडीशन होती है। नंबर एक प्रोसीजर उसे अडॉप्ट करना है, क्या करना है, किसी लॉ को बनाने के लिए, किसी कानून को बनाने के लिए प्रोसीजर जो है अडॉप्ट करना है। दूसरा, वो जो प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद जो लॉ बन रहा है वो जस्ट होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, रिजनेबल होना, ऐसा होना चाहिए जो वाकई लॉजिक लगे, हाँ इस लॉ की जरूरत है। पहला क्या है, अब मान लीजिए पार्लियामेंट में आप ये मान लीजिए ऐसे लोग आ जाए जो किसी एक कमेटी से हैं, या मान लीजिए कोई एक मिजाज के हैं, वो अपनी मर्जी से क्या है, उन्होंने एक प्रोसीजर किया, लोकसभा में, राज्यसभा में बिल को पास किया, ठीक है, उनकी मेजोरिटी मान लीजिए, और उसके बाद प्रेसिडेंट उसे साइन किया। अब हम सोचते हैं कानून बन जाता है, नहीं, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन होता है। शायद जब इल्म नहीं होती हमें, तो हम शायद उस इल्म की रोशनी में हम समझने की कोशिश नहीं करते। मेरी बात को समझिए, किसी कानून को बनाने के लिए दो बातें होती हैं, एक प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, किसी भी कानून को बनाने के लिए पहले लोकसभा में पास किया जाएगा, उसके बाद कहाँ पास किया जाएगा, राज्यसभा में, और तीसरा स्टेप क्या है, प्रेसिडेंट उससे क्या करेगा, ओके करेगा। अगर ये तीन चीजें हुई तो कानून पास हो गया। लेकिन यहाँ सेकंड चीज जो की उसे हम नजरअंदाज, सेकंड चीज क्या है, जो आपने कानून बनाया है वो कैसा होना चाहिए, उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, वो जो है एक नेचुरल जस्टिस से होना चाहिए, लोगों की भलाई की होना चाहिए, लोगों से वो मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं आपने कोई भी उटांग पटांग कानून बना दिया, ऐसा नहीं है। अगर आपने पास कर दिया, पूरी पार्लियामेंट ने कानून को पास कर दिया, उसके बाद पता लो स्टूपिड कानून है, नॉनसेंस कानून है, उससे इंसानियत को नुकसान हो रहा है, फंडामेंटल राइट को नुकसान हो रहा है, पब्लिक को, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठी है। सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगी, क्या वाकई जो कानून बनाना था क्या जस्टिस। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोगों को बुखार चढ़ जाए, हाँ, और रात में ख्वाब देखने लगे, कहने भाई कल से हम क्या करते हैं, जितने भी स्कूटर्स हैं 10 साल के पुराने हम बंद कर देते हैं। और आपने कानून जो रात जो है, अगले दिन आपकी नींद खुली, बुखार उतरा और पार्लियामेंट चले गए, आपने आपकी मेजोरिटी, आपने कानून पास कर दिया गया। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपने जैसे कहा, कोई भी चीज है, एक इंसान ने अपनी कमाई का
एक पैसे लगा के 50,000 60,000 की स्कूटर खरीदी है और रातों रात आप ऐसे कानून बनाते हैं, कर से नहीं भाई, उसे मौका आपको देंगे। क्या मौका देंगे? नंबर एक भाई ठीक है, अब आपका रिन्यूअल नहीं होगा, बात समझ में आती है। आपका रिन्यूअल नहीं होगा, रिन्यूअल अगर 10 साल तक ऑलरेडी तो 10 साल आप लेकिन 10 साल के बाद वो नहीं होगा। कहने बोले कोई ऐसा कानून बना दीजिए जिससे प्रति का क्या हो, नुकसान हो। इसलिए पार्लियामेंट जब कानून कोई बनाती है तो उसके 3 स्टेजेस कही जाती है। वो भी हम समझ लें, जब भी कोई कानून जो पब्लिक से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, पब्लिक से असर करता है। जैसे कि अभी ये बताया जाए कि जो आरओ वाटर, सभी को आरओ वाटर पीना है, एक कानून बनाया जाए। तो सवाल है, आरओ वाटर सभी तभी पी पाएंगे जब ये फैसिलिटी सभी के पास हो। तो बहुत से शुमार एरिया जहाँ आरओ वाटर की फैसिलिटी नहीं है, आपने कानून बना, अगर नहीं पियोगे तो आप पर चार्ज लगाया जाएगा। ये तो स्टूपिड कानून है, जो चीज फैसिलिटी है ही ना, आप ऐसा कानून कैसे बना देंगे? तो इसमें ये बात कही गई है, 3 बातें इसमें कही गई हैं। देखिए, जब कोई कानून बनाया जाता है, एक तो होता है वहां पे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उसे देखते हैं, चेक कर सकते हैं। एक तरीका ही उन्होंने चेक किया और कानून को क्या कर दिया, पास कर दिया। दूसरा जानते क्या है, दूसरा पार्लियामेंट में कुछ कमेटीज होती हैं, स्पेशल पर्सन होते हैं, लोग होते हैं, और कानून को पार्लियामेंट जो एमपी उनको देते हैं कि भाई आप इसके करते हैं। हर एमपी पढ़ा लिखा नहीं होता है, कोई मान लीजिए टेक्निकल से है, कोई अकाउंट से है, कोई पब्लिक वेलफेयर से है। तो ऐसे कानून जो मेडिकल से हैं, तो हर एमपी तो डॉक्टर नहीं होता, हर एमपी इंजीनियर नहीं होता, हर एमपी कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट नहीं होता। तो ऐसे में क्या होता है, कानून क्या है, एक एक्सपर्ट कमेटी होगी, वो कमेटी क्या करती है, उसमें रिसर्च करती है, गहराई से एक एक पॉइंट को चेक करती है, फिर अपनी रिकमेंडेशन देती है। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है, जो कानून बहुत इंपॉर्टेंट जो पब्लिक को अफेक्ट करते हैं, उस कानून के लिए क्या किया जाता है, वो पब्लिक को सर्कुलेट किया जाता है कि हाँ देश में ये कानून लाना। 2 महीने कम से कम 1 महीना क्या दिया जाता है, पब्लिक को टाइम दिया जाता है। और आप देते हैं पब्लिक नोटिस आती कि भाई हम ये कानून बनाना चाहते हैं, आप अपनी राय दीजिए। आता ही नहीं आता। तो देखिए, कानून बनाने के प्रोसीजर हैं, और अगर हम उसको समझेंगे तो हमारी उलझने क्या होगी, तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे लिए अगर आप चाहते हैं अच्छे कानून हो, देश खुश में रहे, एक शांति रहे, और हमारे फंडामेंटल राइट महफूज रहें, हमारे जो दीन है हमारा महफूज रहे, हर की जो है इज्जत आपको महफूज रहे, हर चीजें देश हमारा तरक्की करता रहे, उसके लिए एक ही तरीका है, आम पब्लिक के पास। हमने बताया था कि पावर किसके पास है, पब्लिक के पास, उसकी शक्ल में है। जैसे कि आपसे मैं कहूँ, अगर आप स्कूटर खरीदते हैं तो उसकी शक्ल क्या होती है, मनी होती है, रुपया होता है। इसी तरह जो गवर्नमेंट की पावर आपके पास है, लेकिन किस शक्ल में है, वोटर आईडी। आपका अगर वोटर का आपने सही इस्तेमाल किया, एक वोट से निजाम जो होता है, निजाम अदल भी कायम हो सकता है और निजाम नाइंसाफी भी कायम होगा। तो यहाँ यही गुजारिश है कि हम अपने वोटर के बारे में सोचें, और हमें जो अल्हम्दुलिल्लाह जो आज हमें रिपब्लिक डे है, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। अब आज हम उसका एहसास नहीं करते हैं आजादी का। पहले कुछ ट्रेनों में आप चढ़ नहीं सकते थे, जहाँ अंग्रेज होते थे उनके साथ बैठ के आप चाय पानी नहीं पी सकते थे। आज आप देखिए, आज यहाँ गरीब अमीर हो, हर इंसान का, क्या ये बताइए, क्या कोई अमीर है, क्या उसके पास पावर है तो पैन कार्ड बना सकता है, क्या वो है पावर उसके पास? अब मेरी बात समझे, मैं एनालाइज कर रहा हूँ। एक अमीर बहुत बड़ा है, करोड़ अरबपति, क्या 2 पैन कार्ड बना सकता है? क्या वो 2 पासपोर्ट बना सकता है? क्या 2 वोटर आईडी बना सकता है? आंसर आएगा नो। यहाँ तक जब इलेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर का, या आप कहें कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन होता है, स्टेट असेंबली का होता है, पार्लियामेंट का, क्या कोई अमीर है, बहुत बड़ा है, क्या वो 2 वोट दे सकता है? क्या आप एक्चुअल में आप एनालाइज नहीं करते। जब एनालाइज नहीं करते तो आप में फीलिंग पैदा होती है कि आपकी इंपॉर्टेंट क्या है। हमने क्या है कि पैसे को ही बड़ा समझ लिया कि माल के बारे में बहुत सी शरीयती बातें हैं और बड़ों ने बहुत सी बातें कर दी। हम अपने पावर को फील करें, वहां पे आप लाइन में लगाएंगे, वहीं पे आके एमएलए होगी लाइन में लगी।